हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस माइंड। फ्रेंड्स, आज आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की पहली क्लास है। तो मॉडर्न हिस्ट्री हम अपना कवर करेंगे आपकी स्पेक्ट्रम की बुक से। स्पेक्ट्रम की बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री अपना कवर करना है, इस सब्जेक्ट को अच्छा करना है, तो स्पेक्ट्रम की बुक इसके लिए बेस्ट है। तो अगर आपको बुक परचेज करनी है तो आप स्पेक्ट्रम की बुक परचेज भी कर सकते हैं और स्पेक्ट्रम के हर एक चैप्टर पर हमारी क्लास होगी, तो उस क्लास को देखकर आप बहुत अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री को समझ सकते हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपको स्पेक्ट्रम की बुक के बारे में एक रिव्यू दूंगी कि स्पेक्ट्रम की जो बुक है इसमें इसका सिलेबस क्या है, टॉपिक्स इसके अंदर कौन कौन से पढ़ने होते हैं, चैप्टर्स कौन कौन से हैं स्पेक्ट्रम की बुक में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी स्पेक्ट्रम की बुक है इसको 10 यूनिट में बांटा गया है, ठीक है, 10 यूनिट में बांटा गया है और हर यूनिट के अपने अपने चैप्टर्स हैं। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यूनिट 1 मैं आपको दिखाती हूँ। यूनिट 1 आपकी किससे रिलेटेड है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यूनिट 1 आपकी रिलेटेड है स्रोत एवं उपागम से। और यूनिट 1 के अंदर आपके 2 चैप्टर हैं, ठीक है। अध्याय 1 आपका है किससे रिलेटेड, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत से, और दूसरा अध्याय देखिए आपका रिलेटेड है आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम, ठीक है। ये 2 चैप्टर हो गए आपके यूनिट 1 में। फिर यूनिट 2 जो है आपकी यूनिट 2, ठीक है, यूनिट 2 आपकी रिलेटेड है यूरोपियों का आगमन एवं ब्रिटिश भारत का सुदृढ़ीकरण। यानी कि जब अंग्रेज भारत आए थे शुरू में, ठीक है, तो जब यूरोपियन यानी कि अंग्रेज भारत आए थे और उन्होंने भारत में आकर अपनी शक्ति का सुदृढ़ीकरण किया था, भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो ये दूसरा चैप्टर हमारे इससे रिलेटेड है, यूरोपियों के आगमन से रिलेटेड है, यूनिट 2। और यूनिट 2 के अंदर आप देखिए अध्याय कितने हैं, तो आप जैसा देख सकते हैं अध्याय 3 आपका किससे रिलेटेड है, भारत में यूरोपियों का आगमन। तो इस चैप्टर में हम बहुत अच्छे से देखेंगे कि कौन किसके बाद कौन आया, ठीक है, अंग्रेज कैसे भारत में आए। अध्याय 3 के बाद है आपका अध्याय 4 रिलेटेड है आपका ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति कैसी थी। जिस टाइम अंग्रेज भारत आए तो उस टाइम भारत की स्थिति कैसी थी, यानी कि भारत में कौन सब शासन कर रहे थे, उस टाइम के राजा क्या कर रहे थे, राजा शक्तिशाली थे, कमजोर थे, कैसे थे, और आखिर कैसे क्या परिस्थितियां थी भारत की जो अंग्रेज इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में भारत में सफल हो गए। तो ये चौथा चैप्टर जो है आपका ये इससे रिलेटेड है। देखिए अध्याय 5 आपका रिलेटेड है ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। ब्रिटिश शक्ति का विस्तार हुआ कैसे भारत में, उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, ठीक है, इसी में आप काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। अंग्रेजों की बंगाल विजय कैसे हुई, प्लासी का युद्ध क्या था, ठीक है, 1764 का बक्सर का युद्ध क्या था, बंगाल का द्वैध शासन, आपका जो आंगल मैसूर युद्ध होता है, ठीक है, इसके बारे में, और जो आपका आंगल मराठा संघर्ष होता है, कर्नाटिक वॉर होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार और सुदृढ़ीकरण में। तो ये आपका अध्याय 5 है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए अध्याय 5 के बाद फ्रेंड्स आपकी स्टार्ट होगी यूनिट 3। तो 2 यूनिट अभी तक हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। फिर यूनिट 3 आपकी रिलेटेड है कंपनी शासन के विरुद्ध बढ़ता विद्वेष। यानी कि जो अंग्रेज भारत में अत्याचार कर रहे थे तो उनके खिलाफ लगातार विद्वेष बढ़ रहा था, ठीक है, छोटे मोटे विद्रोह हो रहे थे। तो आपको पता होगा 1857 का विद्रोह, 1857 का जो विद्रोह था वो काफ़ी बड़ा विद्रोह था, लेकिन 1857 से पहले भी काफ़ी सारे विद्रोह हो रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो यही है ये यूनिट 3 जो है आपकी कंपनी शासन के विरुद्ध बढ़ता विद्वेष। देखिए तो आपका अध्याय 6 जो है ये रिलेटेड है 1857 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष। तो इसमें हम जन विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, नागरिक विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी आदिवासी विद्रोह हैं उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो आज आप सिलेबस अच्छे से समझिए ताकि हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर पाएं। तो यूनिट 3 आपकी कंपनी शासन के विरुद्ध बढ़ता विद्वेष से रिलेटेड है और अध्याय 6 हमने देखा। अध्याय 6 के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका अध्याय 7, और अध्याय 7 आपका रिलेटेड है 1857 के विद्रोह से। तो यहाँ पर हम 1857 का विद्रोह को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी यूनिट 4 रिलेटेड है आपकी सुधार आंदोलन। समाज में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, ठीक है, आपने राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले। तो ये सारे जो सामाजिक सुधार आंदोलन चला रहे थे फ्रेंड्स, ये हम अध्याय 8 में इसको हम समझेंगे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो यूनिट 4 आपकी रिलेटेड है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से। इसके बाद जो अध्याय 9 है आपका ये रिलेटेड है सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों का अवलोकन। जो भी समाज में ये सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन चल रहे थे इनका बहुत ही अच्छे से अवलोकन, ये कितने सफल
सफल रहे, कितने असफल रहे। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, और देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन भी आपके ब्रह्मा समाज से जुड़े थे। जैसे कि आप देख सकते हैं यंग बंगाल आंदोलन किससे रिलेटेड है, तो ये हेनरी वेवियन डेरोजियो से रिलेटेड है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सत्यशोधक समाज है, किसने इसकी स्थापना की थी, ज्योतिबा फूले। तो ये तो बार बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। तो अध्याय 9 में हम आपके सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों का अवलोकन करेंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका यूनिट 5। यूनिट 5 रिलेटेड है आपका स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ। ठीक है, यहाँ से आपका जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था वो स्टार्ट हो जाता है। और इसमें अध्याय 10 रिलेटेड है भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ। तो भारत में राष्ट्रवाद का प्रारंभ कैसे हुआ, कौन से कारण थे राष्ट्रवाद के प्रारंभ होने के लिए, तो अध्याय 10 आपका इस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर ही हम देखेंगे कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। कांग्रेस का गठन आपका 1885 में हुआ था, लेकिन 1885 से पहले भी बहुत सारी राजनीतिक संस्थाएं बन चुकी थी। ठीक है, कुछ बंगाल में बनी थी, बंबई में, मद्रास में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जब हम क्लास लेंगे आपकी तब बहुत ही अच्छे से सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो अध्याय 11 आपका रिलेटेड है, आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पर स्थापना हो जाती है और उदारवादी चरण शुरू होता है। 1885 से 1905 तक आपका उदारवादी चरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चीज को डिस्कस करेंगे उदारवादियों के बारे में। फिर फाइनली आपकी देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने देखा यूनिट 5। यूनिट 5 के बाद आपकी स्टार्ट होती है यूनिट 6। यूनिट 6 आपकी रिलेटेड थी राष्ट्रीय आंदोलन से, जिसमें आपका अध्याय 12 उग्र राष्ट्रवाद का युग। यहाँ पर हम उग्रवादियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अध्याय 12 आपका उग्र राष्ट्रवाद का युग, और यहीं पर हम बंगाल का विभाजन समझेंगे, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को देखेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से सूरत विभाजन क्या था, मार्ले मिंटो सुधार 1909 का क्या था, तो ये सारी चीजें हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अध्याय 13 आपका रिलेटेड है क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण, जो कि 1907 से 1917 तक चलता है। तो यहीं पर हम आपने गदर आंदोलन के बारे में सुना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लाला हरदयाल से रिलेटेड है। तो यहीं पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अध्याय 13 आपका क्रांतिकारी गतिविधियों से रिलेटेड है। इसके बाद फ्रेंड्स अध्याय 14 में हम डिस्कस करेंगे प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रवादी प्रत्युदर। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो हमारे राष्ट्र के अंदर क्या हो रहा था, क्या प्रतिक्रिया थी आखिर। इसी में हम होम रूल लीग आंदोलन को पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, 1916 का लखनऊ समझौता क्या था, इसको हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, मांटेग्यू घोषणा क्या थी, ये हम देखेंगे। तो इसमें अध्याय 14 में हम ये सारे टॉपिक्स को देखेंगे। इसके बाद स्टार्ट होती है आपकी यूनिट 7। यूनिट 7 आपकी रिलेटेड है जन राष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ। फाइनली जब महात्मा गांधी आपके राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ते हैं। ठीक है, तो यूनिट 7 से महात्मा गांधी का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंदोलन। तो यहाँ पर अध्याय 15 आपका गांधी का अभ्युदय, तो गांधी का जो प्रारंभिक आंदोलन शुरू करते हैं गांधी जी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये सबको देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे गांधी के अभ्युदय। अध्याय 15 के बाद देखिए इसी चैप्टर में हमें देखना होगा चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, आपका खेड़ा सत्याग्रह 1918, रोलेट एक्ट क्या था। तो ये सारी चीजें, हंटर आयोग, ये सारे टॉपिक्स हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं आपके इस चैप्टर में, गांधी के अभ्युदय में। ठीक है, तो अध्याय 15 आपका इससे रिलेटेड हो गया। फाइनली अध्याय 16 जो है आपका, ये रिलेटेड था खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन से। ठीक है, तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन आपका हम इस अध्याय 16 में पढ़ेंगे। अध्याय 16 के बाद अध्याय 17 आपका आएगा। अध्याय 17 में हम देखेंगे स्वराज्य समाजवादी विचार, नवीन शक्तियों का उदय। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से खिलाफत स्वराज्य पार्टी का उदय, यहीं पर हम इसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अध्याय 18। अध्याय 18 में हम साइमन कमीशन के विरोध के बारे में अच्छे से समझेंगे, नेहरू रिपोर्ट क्या थी ये हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका अध्याय 19 है। अध्याय 19 में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लाहौर अधिवेशन के बारे में देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च आपका क्या था, गांधी इरविन समझौता। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हिस्ट्री की घटनाएं हैं। तो मैं इनको आपको इतना इजीली, इतना आसान भाषा में समझाऊंगी ना कि आप इनको कभी नहीं भूलेंगे। आपको डेट याद करने में प्रॉब्लम होती होंगी कि दांडी मार्च कब हुआ, गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। फ्रेंड्स आप मेरा विश्वास कीजिए कि जिस टाइम मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री कराऊंगी, इसकी क्लास आपकी लूंगी, तो आप देखना कि कितने एक सीरीज में मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपको हर चीज़ ना डेट सहित याद होगी। ठीक है, हर फैक्ट आपको याद होगा क्लास के बाद, बस आपको इसको अच्छे से करना है। ठीक है, पूना समझौता क्या था, तो हम यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे। फिर अध्याय 20 रिलेटेड है आपका, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका खत्म होता है, उसके पश्चात भविष्य की रणनीति पर जो बहस होती है, यहीं पर हम भारत सरकार अधिनियम 1935 को समझेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक सारे
आज आप देख लीजिए। अध्याय 21 प्रांतों में कांग्रेस शासन से रिलेटेड है। फाइनली आपकी यूनिट 8 आती है। यूनिट 8 में हम देखते हैं स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। यहाँ पर हम स्वतंत्रता और विभाजन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये 1939 से 1947 तक होती है। तो अध्याय 22 आपका रिलेटेड है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया से, ठीक है। इसके बाद आपका अध्याय 23 है। अध्याय 23 आपका रिलेटेड है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और पाकिस्तान की मांग से। तो ये सारे टॉपिक अध्याय 23 में हम डिस्कस करेंगे। और अध्याय 24 आपका रिलेटेड है युद्धों उपरांत राष्ट्रीय परिदृश्य, ठीक है। जब भारत का विभाजन होता है, पाकिस्तान बनता है, तब क्या आखिर राष्ट्र का परिदृश्य होता है, कैबिनेट मिशन क्या है आपका, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इस अध्याय में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अध्याय 25 आपका होगा स्वतंत्रता एवं विभाजन। फाइनली इंडिया को स्वतंत्रता मिलती है और इंडिया जो है दो कंट्री में, इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो जाता है, विभाजन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम अध्याय 25 में अच्छे से समझेंगे। और फाइनली आपकी यूनिट जो है 9, यूनिट 9 आपकी रिलेटेड है ब्रिटिश शासन के अधीन भारत, शासन और अन्य पहलू। तो एक ही चैप्टर में हम अच्छे से समझ लेंगे कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारत कैसा था, शासन कैसे चलता था, ठीक है। संवैधानिक प्रशासनिक न्यायिक विकास कैसे हुआ भारत के अंदर जब अंग्रेज शासन कर रहे थे, ठीक है। ये सारे एक्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। अध्याय 27 आपका रिलेटेड होगा भारत में ब्रिटिश नीतियों का सर्वेक्षण, अंग्रेजों की प्रशासनिक नीतियाँ क्या थी, ठीक है, आर्थिक नीतियाँ क्या थी उनकी। तो अध्याय 28 आपका रिलेटेड भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, ये चीज हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसके बाद है अध्याय 29। अध्याय 29 में भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ ये देखेंगे। अध्याय 30 भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ ये देखेंगे। अध्याय 31 में हम देखेंगे कृषक आंदोलन के बारे में, इंडिया में जितने भी कृषक आंदोलन अभी तक चले हैं तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। भारतीय श्रमिक वर्ग आंदोलन को हम समझेंगे। और फाइनली जो आपकी यूनिट 10 है, यूनिट 10 है स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बाद में जो विकास होता है, ठीक है। अध्याय 33 रिलेटेड है आपका नवोदित राष्ट्र के समक्ष चुनौतियाँ। जब इंडिया आज़ाद हो जाता है, भारत आज़ाद हो जाता है, तो उसके समक्ष कौन सी चुनौतियाँ होती हैं आज़ादी के बाद का, ये चैप्टर है आपका। तो इसको हम अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। अध्याय 34 आप देख सकते हैं भारतीय रियासतों के बारे में है। अध्याय 35 आपका रिलेटेड है भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। अध्याय 36 आपका रिलेटेड है राष्ट्रवादी विदेश नीति का विकास कैसे हुआ। अध्याय 37 है आपका प्रथम आम चुनाव, प्रवृत्तियां और क्या चुनौतियां थी जब इंडिया में प्रथम आम चुनाव हुआ था, ठीक है। अध्याय 38 रिलेटेड है जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके नेतृत्व में स्वतंत्र भारत का विकास कैसे होता है, ठीक है। तो पूरा आज़ादी के बाद का जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, ठीक है, नेहरू के बाद का भारत कैसा था, तो ये सारे चैप्टर्स हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा सिलेबस था। ये आपकी स्पेक्ट्रम की जो बुक है फ्रेंड्स, ये इसका एक रिव्यू था, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा तो इतनी 10 यूनिट हैं आपकी और ये आपके 40 के करीब आपके चैप्टर्स हैं इसमें। तो इनको हम बहुत ही अच्छे से टॉपिक वाइज समझने वाले हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट भी कवर कर सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। या हम शुरू से जब अंग्रेज भारत में आए सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ठीक है। उसके बाद आपकी जितनी भी कंपनियां आती हैं, तो ये सारे हम बहुत ही अच्छे से टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप भी हमें कमेंट में बता सकते हैं कि क्या चाहते हैं आप, मॉडर्न हिस्ट्री को हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करें, सबसे पहले हम भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको डिस्कस करें। तो आप कमेंट जरूर करें क्योंकि फ्रेंड्स कमेंट के द्वारा ही हम आपसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है, आपकी बात सुनते हैं। और एक चीज़ और आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप कमेंट में ये चीज़ ज़रूर लिखें जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले आप कौन सा टॉपिक समझना चाहते हैं, ठीक है। तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, क्लास को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये यहाँ पर हम कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को अब बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर मॉडर्न हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।